हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर रहे थे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चों एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ये अपना सॉसेज शेप माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये अपना सॉसेज शेप माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है? अब मैं स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात चल रही है, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो आउटर सरफेस है इसको बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये। क्लियर है? समझ गए? अब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाद ये जो बीच में स्पेस बच गया खाली, इसको बोला जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यानी पीएमएस, या फिर इसे बोला जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है? ये हो गया। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट ये मैट्रिक्स है ही, हम लोगों ने यही नाम दे दिया इसे। बाकी स्ट्रक्चर्स क्या है? ये जैसे ये पार्ट है, ये है इस माइटोकॉन्ड्रिया का 70S यहाँ सेडबर्ग यूनिट कोफिशिएंट है, 70S राइबोसोम। क्लियर हो गया? समझ गए? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट ये जो मैंने ग्रीन डॉटेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये कुछ एंजाइम्स है। यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा ना? चलो इस साइड बना देता हूँ मैं।
ये क्या है, एंजाइम्स। क्लियर है। और ये जो रेड कलर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, ये हैं आरएनएज। क्लियर है। अब सिर्फ एक पार्ट बचा है, क्या, एक पार्ट बचा है, ये ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर, ये मशरूम जैसे स्ट्रक्चर जो तुम लोगों को दिख रहे हैं, ये हैं F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल। क्लियर है। ये लेबलिंग थी माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम की, ये लेबलिंग थी माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम की। अब देखो इसमें पार्ट क्या बने, पहला तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग, फिर इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस बच गया उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पीएमएस या फिर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर अंदर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इसके अंदर के जो रीजन होगा उसको कहा जाता है। फिर यहाँ 70S राइबोसोम होगा, इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा जो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन को बताते हैं, दोनों चीजें। आरएनएज होंगे और कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स होंगे। क्लियर है। और ये पिन हेड पार्टिकल्स होंगे न्यूमरस, जिन्हें कहा जाता है क्या, F0 F1 पार्टिकल्स। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ये जो फोल्डिंग बनी हुई है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ये जो फोल्डिंग बनी हुई है, अंदर की तरफ फोल्ड बना हुआ है, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टे। ये हैं क्रिस्टे। ठीक है, समझ गए। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया की पर्टिकुलर डायग्राम में। ठीक है, अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें हम लोग तो। अब बात कर लेते हैं एक एक करके सभी पार्ट्स की। तो देखो, हम लोगों ने सबसे पहले नोट डाउन किया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है। क्लियर है, समझ गए ये चीज। तो नेक्स्ट, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है, ये स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए ये स्पेस काम करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, इस वजह से काम आता है। और सेकंड, ये आउटर एक्वस चैम्बर कहलाता है। ठीक है, आउटर एक्वस चैम्बर है। क्लियर है। ये दो पॉइंट हो गए किसके, पीएमएस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के। क्लियर है, यानी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस जो है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आते हैं। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आते हैं। तो देखो, दिस membrane is folded to form क्रिस्टे। ये मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है क्रिस्टे बनाने के लिए, which are used to increase surface area for a respiratory reactions। रेस्पिरेटरी रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, इसके लिए क्रिस्टा बनाए गए जो इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग के कारण बने हैं। ठीक है, इसके फोल्ड होने की वजह से बने हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो IIM है, ठीक है, IMM सॉरी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है डिवाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया इनटू 2 एक्वस चैम्बर्स। इनर एंड आउटर। ठीक है, इनर जो एक्वस चैम्बर है उसको तो कहा जाता है मैट्रिक्स, और आउटर चैम्बर को आउटर चैम्बर ही कहा जाता है। ठीक है, जो पीएमएस में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है। समझ गए।
ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक डिफरेंशिएटिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। एक डिफरेंशिएटिंग मेम्ब्रेन एक डिवाइडिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो आउटर जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला, एक इनर जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। उन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, किसको किसको डिवाइड कर देगी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस पे बहुत सारे ईटीसी प्रेजेंट, इस पे एक ईटीसी प्रेजेंट होती है। ईटीसी क्या होती है, ईटीसी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन formed from various electron या various respiratory pigments, to perform ETS, और S। ETS परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एक चेन बनाते हैं जिसको ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETS क्या है, ETS है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS बोला जाता है। तो ये ETS के लिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और वो चेन प्रेजेंट होती है IIM पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है वो चेन। क्लियर है। और वो चेन वेरियस रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बनी हुई होती है, जो किस काम आने वाले हैं, ETS परफॉर्म करने के काम आने वाले हैं। ETS है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं जिसे। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो है पोर्शन वो क्या है कि क्रिस्टे क्या है, ये वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, या फिर मैं कहूँ इन्वेजिनेशंस है, इन्वेजिनेशंस फॉर्म्ड बाय IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के द्वारा बनाए गए बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये तो बैक्टीरियल ओरिजिन स्पेसिफाई करने वाले पार्ट हैं ही। क्लियर हो गया ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करते हैं। क्लियर है, यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है एक। ठीक है, जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं जिन्हें क्या क्रिस्टे कहते हैं। क्लियर है, और ये क्रिस्टे क्यों बनाती है, फोल्ड क्यों बनाती है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो उसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के लिए, ताकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ज्यादा आए और रेस्पिरेटरी रिएक्शन अच्छी तरह परफॉर्म हो सके। क्लियर है, समझ गए। अब ये IMM जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये डिवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट्स में, आउटर एक्वस चैम्बर और इनर एक्वस चैम्बर। आउटर एक्वस चैम्बर को PMS बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक है, और इनर को मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, समझ गए। ये लिखने की जरूरत इतनी है नहीं, तुम लोग नॉर्मली समझ गए होगे। यहाँ ETC प्रेजेंट होती है। ETC होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की चेन, यानी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स की चेन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाती है। क्या परफॉर्म करती है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है ना, समझ गए ये पॉइंट। इतने पॉइंट समझ आए ना, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर जो बचे खुचे पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया क्या, हो गया, चलो
अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बात हुई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें। अभी कंप्लीट नहीं हुई है हमारी बात, अभी थोड़े बहुत पॉइंट बचे हुए हैं, वो भी डिस्कस करने हैं, पर इतना एक बार समझो, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब हम किस पॉइंट की बात करने वाले हैं। एक स्पेशल सा पॉइंट है, ठीक है। एक स्पेशल सा पॉइंट क्या है कि जो अपनी क्रैब साइकिल चलती है ना, उसका एक एंजाइम भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन IMM पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एंजाइम कई बार उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, succinic dehydrogenase is the enzyme of Krebs cycle Krebs cycles which is present on इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सिर्फ यही एक एंजाइम होता है क्रैब साइकिल का जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। तो क्रैब साइकिल कहाँ परफॉर्म होती है, ये परफॉर्म होती है परफॉर्म्ड इन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होती है, क्लियर है। बट इसका एक एंजाइम यहाँ भी प्रेजेंट होता है, समझ गए। ये होगी बात किसकी, एक एंजाइम की जो स्पेशल है। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्लियर है। सेकंड फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन थोड़ा सा अलग है कि एक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रियल काइनेज एंजाइम ऑफ एग mitochondria which makes the egg yolk more viscous, ठीक है। hence egg can be stored for more time। एग ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें, ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज कर सकें एग को, इसके लिए एक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल काइनेज एंजाइम जो एग के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये उसकी योल्क को विस्कस बना देता है। ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की योल्क को विस्कस बना देता है। विस्कस बनाने से क्या होगा, वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा, क्लियर है। खराब नहीं होगा तो यूज हो जाएगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो ये एग वाला जो पॉइंट है ना इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है ये, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो एग है, एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल काइनेज, वो तो काम कर देगा, चलो ठीक है। थर्ड कि एग के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं
all mitochondria of an egg are combinedly called nuclei। उनको इकट्ठा करके न्यूक्लियाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाई। ठीक है, ये एक स्पेशल सा पॉइंट है। और एक फोर्थ फंक्शन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्पफुल है, वहां पार्टिसिपेट करता है। ये फोर्थ फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर है? समझ गए? चलो ये यहां ना लिख करके मैं यहां लिख देता हूं। ये क्या है? फोर्थ फंक्शन है। समझ गए? क्लियर है ना? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्पफुल है। चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्लियर है? वीडियो पोज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो यहाँ हुई बात स्ट्रक्चर की खत्म। बट एक चीज रह गई, अगर तुम लोगों ने ध्यान दियो, मैंने F0 F1 पार्टिकल की अब तक कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं की। क्यों भाई? ये क्या कोई काम नहीं आता? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही आता है। तो समझो, अब हम बात करेंगे F0 F1 पार्टिकल की। क्लियर है? अब हम बात करेंगे F0 F1 पार्टिकल की। अलग से बात करना जरूरी है इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही इतना है। ठीक है? F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं चौक ले लेता हूं। चलो अब बात करते हैं किसकी? F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल, इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है और इसे एटीपेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। एटीपेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर है ना? समझ गए? F0 F1 पार्टिकल। अब देखो, अगर बात करें क्या होता है, तो ये क्या होते हैं? वेरियस पिन हेड पार्टिकल्स। वेरियस पिन हेड पार्टिकल्स, पिन हेड यानी पिन का जो सिर होता है उस जैसे पार्टिकल्स होते हैं। प्रेजेंट ऑन क्रिस्टे ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टों पे प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टे जितने भी बनते हैं उसमें IMM में उस पे प्रेजेंट होते हैं क्या? ये F0 F1 पार्टिकल्स। क्लियर है? किस लिए यूज होते हैं? हम लोगों ने ऑक्सीसोम कहा, एटीपेज कॉम्प्लेक्स कहा। तो देखो, these particles, ठीक है, या फिर मैं कहूं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स परफॉर्म ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। नाम अगर जिस दिन तुम लोग समझने लग गए ना प्रोसेस का, तो समझ लेना बेड़ा पार हो रहा है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा वहां पे। ठीक है,
फोस्फोरिलेशन, फोस्फोरिलेशन का मतलब फोस्फेट का रिलेशन बना रहे हैं। अब फोस्फोरिलेशन जहां आ जाए समझ लेना एटीपी फॉर्म हो रही है, क्योंकि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट जोड़ के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है ना, ये फोस्फोरिलेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज एटीपी, एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, कैसे, बाय मैकेनिज्म ऑफ रोटेटरी कैटालाइसिस के मैकेनिज्म से एटीपी बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है तो देखो, अब हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, तो ये IMM है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस पे प्रेजेंट है किस तरह से, देखो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कुछ जाना पहचाना सा स्ट्रक्चर लग रहा है ना। ये क्या है, ये है F नोट, ठीक है, ये क्या है, ये है F1, समझ गए, और ये क्या है, ये है स्टॉक, ये है स्टॉक, ठीक है। अब देखो F नोट को हम लोग कहते हैं बेस, और ये होता है इसका हेड, ये होता है इसका हेड। ये क्या है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, IMM है, और ये इस साइड क्या है, इस साइड है PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इस साइड है मैट्रिक्स, ये क्या है, मैट्रिक्स। अब ये क्या करते हैं, रोटेटरी कैटालाइसिस से एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन करते हैं, कैसे, यहां जो H+ भरे हुए हैं, यहां जो H+ भरे हुए हैं, कैसे भरे हैं, ETS के चलने से, H+ का ग्रेडियंट बना यहाँ, ये H+ ग्रेडियंट इसके थ्रू, ये पोरस पार्टिकल होते हैं, इसके थ्रू चल करके यहाँ आते हैं, पेयर आता है H+ का, यानी 2H+ आते हैं, 2H+ आते हैं, तो ये एक बार घूमता है, एक बार ये घूमता है ना, एक बार इसके अंदर रोटेटरी कैटालाइसिस होती है, एक बार घूमता है तो क्या करता है, जो ADP + IP है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उससे बना देता है ATP, ठीक है, उससे क्या बना देता है, ATP, और यही होती है रोटेटरी कैटालाइसिस इसके घूमने से, जब H+ ग्रेडियंट टूटेगा, ठीक है, जब H+ ग्रेडियंट टूटता है, ठीक है, रोटेटरी कैटालाइसिस होती है, रोटेटरी कैटालाइसिस से एटीपी सिंथेसाइज होती है, क्लियर है, समझ गए ना। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का मैकेनिज्म है। इसी तरह से ऑल ओवर एटीपी बनाई जाती है, ठीक है, जो एनर्जी है ना, मोस्ट ऑफ एनर्जी इसी पार्टिकल की हेल्प से सिंथेसाइज की जाती है, बाकी और पार्टिकल्स तो कुछ नहीं करते, ठीक है, समझ गए। चलो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ F नोट जो पार्टिकल है वो किस तरह एक्ट करता है, तो देखो F नोट पार्टिकल, F नोट एक्ट एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, F नोट एक्ट एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, facilitate the movement of H+ ions from PMS perimitochondrial space to matrix, ठीक है। मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, F नोट जो पार्टिकल है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, प्रोटीन पार्टिकल्स हैं वो हम लोग जानते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन है क्योंकि ये इस IMM के थ्रू एक मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट करवा रहा है H+ आयंस की, ठीक है, फ्रॉम PMS टू मैट्रिक्स,
समझ गए? इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन की तरह काम करता है। रोटेटरी कैटालाइसिस से क्या करता है? एटीपी सिंथेसाइज कर लेता है। ये इस स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मान सकते हो तुम लोग। और एक ये भी कि यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, यानी ऑक्सीडेशन से फॉस्फोरिलेशन होती है। ये जो H+ आई है ये आगे जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो H+ का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम एटीपेज कॉम्प्लेक्स। समझ आया? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? हो गया क्या? तो ये थे F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर के लास्ट पॉइंट है। चलो अब 2 पॉइंट और बचे हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट अपना। क्लियर है? वो 2 पॉइंट क्या है, नोट डाउन कर लेते हैं। वो 2 पॉइंट क्या है हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही थी, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है, सारे पार्ट्स का फंक्शन जान गए हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बायोजेनेसिस की। ठीक है, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बायोजेनेसिस की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बनता कैसे है? तो देखो, ड्यू टू बैक्टीरियल ओरिजिन, ड्यू टू बैक्टीरियल ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाइज, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है? बैक्टीरियल ओरिजिन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फ्यूजन के मैकेनिज्म से मल्टीप्लाई करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस है। क्लियर है? समझ गए? तो ये लास्ट पॉइंट था। मैं हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। समझ गए? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस थी और ये माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट पॉइंट था। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ओके, गुड बाय।